हम आज भारत की एक ऐसी महान शख्सियत के साथ हैं जिनकी कहानी और देश की सेवा करने की कहानी देश के गणतंत्र से भी ज़्यादा पुरानी है। और ये कहानी हालांकि पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही नई हमको महसूस होती है जब हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं जनरल वीएन शर्मा, जो 15वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे भारत के, और 1988 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप बने थे सर। बहुत ही एक ऑनर है हमारे लिए कि हम आपसे बात कर रहे हैं सर। और आपके परिवार की कहानी भी बहुत इंस्पिरेशनल है। पूरा परिवार आपका फ़ौज में रहा, आपके फादर फ़ौज में थे, उसके बाद आपके भाई फ़ौज में रहे, आपकी बहन भी फ़ौज में रही। तो इतना देश की सेवा में पूरा परिवार आपका रहा सर। लेकिन हमारे जो बच्चे पोते पोतियां हैं वो फौज से दूर रहे। और हमारे बेटियों में सिर्फ एक हमारी बहन की लड़की फौज में भर्ती हुई डॉक्टर के लिहाज से जी। और एक हमारे बड़े भाई साहब का बच्चा है जो फौज में गया, वरना कोई फौज में नहीं गया, ताकि दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए फौज में रहने के लिए। जनरेशन से आपका पूरा परिवार फौज में है सर, थोड़ा सा बताइए कौन कौन है क्या? नहीं जी, हमारे जो पंजाब के महाराजा जी रणजीत सिंह जी थे, उनकी फौजों में एक तो बहुत लोगों को जानकारी है, हरी सिंह नलवा मेन फौज का कमांडर वो था। उसने पूरा अफ़गानिस्तान को कब्जा कर लिया था। और कहानी उसकी ये थी कि अफ़गान लोगों से इतने डरे, उन्होंने देखा कि ये जो सिख और हिंदू फौजें हैं महाराजा रणजीत सिंह की, वो औरतों पर कभी हाथ नहीं उठाते। उनकी कहवत थी कि पहले कुर्ता पजामा ऐसे पहन लो कि लड़की की शक्ल बन जाए ताकि ये रुख को ना मारे। उनके महाराजा रणजीत सिंह की जो रिज़र्व फौज थी वो हमारे ग्रेट 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 ग्रैंड फादर थे। 1837 के करीब तो वो महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज में थे जी। और महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौजें जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर का कब्ज़ा किया। तो पहला महाराजा जो कश्मीर का बना, जब अंग्रेज़ों का राज हो गया तो वो महाराजा रणजीत सिंह का जनरल था। और उसका एक इतिहास हिंदुस्तान की है। कश्मीर का जो पहला महाराजा था उसका एक साइज़ था जो घोड़ों का सवार करता था। वो महाराजा साहब जब घोड़े पर घुड़सवार होते थे तो वो उसके साथ साथ पीछे ज़रा अपने घोड़े पर घुड़सवार था और महाराजा साहब को बताते ये करो ये करो ये करो। तो महाराजा साहब समझे कि इसका स्ट्रेटिजिक ब्रेन जो है, इसका जो दिमाग है बहुत तेज़, तो उन्होंने उसको जनरल बना दिया। उसका नाम है जनरल जोरावर सिंह। उसने पूरा लद्दाख का कब्ज़ा उसने किया है। अब ये जो हमारी लड़ाइयाँ लद्दाख में हो रही हैं, अक्साई चिन तो चीन का है, वो कब्ज़ा जोरावर सिंह ने किया है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो हिस्सा चीन का है या तिब्बत का है, वो हिस्सा हम लोगों ने कब्ज़ा किया है। लेकिन उसने तिब्बत में अंदर भी घुसपैठी किया काफ़ी दूर तक। लेकिन तिब्बत में जो झील होते हैं, जो पानी होता है वहाँ का, उसमें कभी कभी ठीक है मीठा उसको पी सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पानी है उसको पियो तो जान ख़त्म हो जाती है। इतना ख़राब का पानी। मेरे ख्याल में उन्होंने पानी नहीं था, क्योंकि पानी का भार बहुत था इस फौज के साथ ले जाने के लिए। उन्होंने वहाँ किसी लेक वगैरह में पानी पिया होगा, सारे वहाँ के स्केलेटन्स मिले एक दिन। खैर ये फ़ौज है। तो हमारे जो सर्विस है उस ज़माने से चले आ रहे हैं। तो हम लोग सरस्वत ब्राह्मण हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को पूजा पाठ करनी चाहिए। हम तो असल में क्षत्रिय बन गए हैं सब, क्योंकि हम लड़ाई लड़ते हैं। अब मेरे पिताजी डॉक्टर थे, वर्ल्ड वॉर 1 में भी हिस्सा लिया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया, ठीक है।
अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी फ़ौज में। वो मेरे से कहते थे कि मैं तो गुलाम हूँ अंग्रेज़ों का, और जब जनरल बन गए तो आज़ाद हिंदुस्तान के जनरल बने थे वो कुछ अरसे के लिए, 3-6-7 साल, फिर उनकी रिटायरमेंट हो गई। अब हमारी पैदाश 1930 में हुई है। हम भी अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े हैं और अंग्रेज़ी इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं, लेकिन इसमें एक बात हमें कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी स्कूल और कॉलेज में सिखलाई बड़ी उम्दा है, क्योंकि उनके जो टीचर्स होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कि बड़ा अच्छा टीचिंग का तरीका है और सब उन्होंने हमको सिखाया है। तो इस पे क्या क्या निकलता है, क्या असूल क्या निकलता है कि जो टीचर है वो खूब उम्दा टीचर होना चाहिए, ताकि जो भी हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से सिखाई हो, फिर उनका दिमाग खुल जाता है। दिमाग खुलने में ये बात है कि अगर वो खुद पढ़ सके, जैसे भी तरीके अपनी सिखलाई कर सके, उन्हें तब तक जब उनका सिखलाई ऐसा है कि वो समझ जाते हैं कि मैंने अपनी आगे ज़िंदगी की सिखलाई किस तरीके से करी। क्योंकि हम सब लोग पढ़ते लिखते हैं, पूरी दुनिया में बहुत किस्म की किताबें हैं, उनको पढ़नी चाहिए। हर चीज़ में किताबें लिखी, खासकर अंग्रेज़ी में लिखी, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था 200 वर्ष के लिए, 225 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने से फिर सारी दुनिया, अमेरिकन की किताबें, उधर ये किताबें में बड़ा उसमें नॉलेज है, बहुत सीखने के लिए ठीक है। अभी हम हिंदुस्तान को देखते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में जो लोग पैदाश करते हैं, क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद ये भगवान की सेवा के ऊपर है। हमारा दिमाग बहुत तेज़ है, तो आगे दुनिया में जो भी कुछ हो, कुछ नहीं, कि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अभी जैसे ट्रंप का देश है, पहले हमारे दोस्त होते थे, अब हमारे से झगड़ा करना शुरू कर गए हैं, और हिंदू लोग जो हैं उनको तो नफरत से देखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चलते गए हैं। 1000 वर्ष तक हम बंदी रहे हैं इस देश में। मुग़ल के ज़माने में, उससे पहले स्लेव एम्पर जो थे, जैसे कुतुबुद्दीन वगैरह वगैरह, और 1000 वर्ष, फिर 200 साल अंग्रेज़ों के नीचे। जब ये देश 1000 वर्ष के लिए बंदी रहा है, तो उसको कहते हैं स्लेव मेंटालिटी, अंग्रेजी का लफ्ज़ है कि आप बंदी, अपने आप को बंदी समझते हैं। लेकिन हमारा इतिहास इससे बहुत लंबा है जी। और अभी जैसे हमारा आज़ादी हो गई, टाइम लगेगा। हर प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान जो है, चाहे वो नेहरू था, चाहे शास्त्री था, कोई भी था, बहुत उम्दा काम किया है इस देश में, क्योंकि उन्होंने सेवा देश की है। पॉलिटिक्स में कोई कुछ कहता है, कोई कैसे से ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉलिटिक्स है। सब ने सेवा की है, और हिंदुस्तानियों में ये है कि हिंदुस्तान और भारत का इज्जत बहुत रखते हैं लोग यहाँ का। सर, आपने बताया था मुझे कि आपको फ़ौज ज्वाइन नहीं करना था पहले। अब किस्मत ऐसी है, क्योंकि जो भी मनुष्य या बच्चा अपने सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो नहीं होगा। वो होगा जो आपकी कुदरत से कर रहा है आपके। तो आपके भाई बहनों में से कौन कौन ज्वाइन करना चाहते थे और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते थे? नहीं, हमारे बड़े भाई सोमनाथ तो पहला परमवीर चक्र है जी, और हमारे जो बड़े भाई ऊपर हैं वो इंजीनियरिंग चीफ बन के रिटायर हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जी। अब 102 की उम्र हो गई है उनकी, और सेहत अच्छी है। और हमारी 2 बहनें हैं, दोनों ने मिलिट्री लोगों से शादी की, तो वो तो है ही। और जब हमारा पार्टीशन हो गया, असल में बात यह है कि और कोई काम ही नहीं था। और कौन सा काम था, क्योंकि जो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो सब अंग्रेज़ों के हाथ में थी। अब हिंदुस्तानियों के हाथ में आई है ना जी, आज़ादी के बाद में। पहले जब हम आज़ादी करें तो 1947 में सारा कंपनी सब अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। अब अंग्रेज़ से नफरत होने के कारण हम नहीं जाना चाहते, तो क्या बात थी। तो एक ही चीज़ रहती है, या पुलिस ज्वाइन करो या फौज ज्वाइन करो। कब ज्वाइन किया सर आपने? 1950 में कमीशन हुई, 1950 में। 1948 में सिलेक्शन बोर्ड पास करके हम इंडियन मिलिट्री अकेडमी में सीधे गए जी, और वहाँ से सीनियर ऑफिसर करके हमको गोल्ड मेडल भी मिला टैक्टिक्स एंड लीडरशिप का, और पासिंग आउट हो रहे 100 करीब 200 लोगों में नंबर 3 पास आउट हुए, और हम टैंकों के फौज में गए आर्मर्ड कोर। तो आपको सर ज्वाइन नहीं करना था, फिर भी आपने ज्वाइन किया,
तो ज्वाइन करने के बाद जो फीलिंग थी वो कैसी थी? नहीं जी, फीलिंग बड़ी मज़ेदार थी, क्योंकि ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फौज के माफिक, तो मैं तो चाहता हूँ सबको फौज में होना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान का इतने पैसे ही नहीं है कि सबको फौज में डालें। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे देश का आमदनी वगैरह बनती है। प्राइवेट सेक्टर सब इनका सब बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये भी सेवा कर रहे हैं देश की। पैसा कमाते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो फिर उसकी सेवा होती है नहीं। तो पैसे जितने मर्जी कमाओ, टैक्स दे दो जो देना है, सरकार का टैक्स दे दो उनको, बीच में छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात है कि फौज में बहुत सिखलाई ऐसी अच्छी है कि एक तो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन। दूसरा है फ़र्ज़, ड्यूटी। हमारे भाई साहब भी परमवीर चक्र यही कहते थे, डिसिप्लिन और ड्यूटी की तरह अनुशासन बिल्कुल होना चाहिए। कि अनुशासन दो किस्म के हैं। अनुशासन एक अपने ऊपर, किस टाइम उठोगे, किस टाइम सोओगे, किस टाइम एक्सरसाइज करोगे, क्या खाना खाओगे नहीं खाओगे, कहाँ जाओगे नहीं करोगे, ये आपका खुद का डिसिप्लिन। इसमें बिल्कुल माहिर होना चाहिए। शराब से नफ़रत, सिगरेट से नफ़रत, ठीक है, ज़रा घूमने से ज़्यादा नफ़रत, औरतों के पीछे या मर्दों के पीछे भागना भूगना से नफ़रत, ठीक है। फ़र्ज़ करो अपना, डिसिप्लिन करो। उसके बाद ये ड्यूटी क्या है, देश की सेवा जैसी भी करनी है, देश की सेवा पहले सोचनी चाहिए। हम तो कॉर्पोरेट सेक्टर को बोलते हैं कि तुम धन दौलत जितनी मर्जी बनाओ, 24 घंटे में 5 मिनट तो सोचो कि मैंने देश के लिए क्या किया। उम्मीद है कि कुछ करें, हाँ, टैक्सी दे दो वो काफ़ी है। तो डिसिप्लिन और ड्यूटी सबसे बड़ी चीज़ है हर मनुष्य के लिए, चाहे कोई भी किस्म का काम हो। ट्रेनिंग का समय कैसा रहा सर आपको? ट्रेनिंग के समय का कोई किस्सा याद है आपको जो आज तक आप भूले नहीं हैं? हमने देखा कि हमारा शरीर ऐसा है, हम छोटे कद के हैं, लेकिन शरीर ऐसा है कि हम जो भी फिज़िकल एफर्ट करें वो बड़े आराम से हो जाता है। दौड़ लगानी है तो हम घंटों तक दौड़ सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ की कोई किस्सा हो? देखिए, फ्रेंड्स का ये बात है, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन डीप फ्रेंडशिप मुश्किल है। डीप फ्रेंडशिप यानी बहुत ज़ोर का क्या है फ्रेंडशिप? आप एक फ्रेंड के लिए क्या अपनी जान का कुर्बान कर सकते हो? यह है फ्रेंडशिप, ऐसा कोई मिलता नहीं है। लेकिन जब हमारी शादी हुई तो बीवी के साथ डीप फ्रेंडशिप भी था। उसके लिए कुछ भी कर सकते, और वो हमारे लिए। वो कैसे मिले सर आपको? वो अचानक हमारी बड़ी बहन ने देखा, वो आईटी कॉलेज में थी लखनऊ में, और हम कैप्टन थे नागालैंड में। हमारी छुट्टी भी नहीं मिली थी। ये देखो, हमने बड़ी अच्छी लड़की देखी है, वो हमारे पिताजी की जान पहचान की लेडी थी, जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी। तो उनकी भतीजी थी, तो छुट्टी के लिए देहरादून आई। तो हम तो नागालैंड में थे, छुट्टी भी नहीं थी। कि हमारी बहन ने लिखा कि आपको 3-4 लोगों से मुलाकात हुई है, आप सबको ना कर रहे हैं, ये लेडी को देखना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से पहुँचे। वो भी किस्मत की बात है। अगर ये किस्सा बतलाऊँ आपको, कुदरत क्या चीज़ है। नागालैंड में 1956 की बात है, 56। नागालैंड में छुट्टी हमने ले ली। अपने कमांडिंग ऑफिसर कानपुर में थे, मेरे पास 4-5 आर्मर्ड कार थे और कुछ ट्रक्स। तो वहाँ से नागालैंड से नीचे दीमापुर में पहुँचे। पूछा कि सुना है कि यहाँ कोई एयरपोर्ट बन रहा है? जैसे हाँ जी, एयरफोर्स बना रहा है जोरहाट में। जोरहाट आपको पता नहीं, असम में गए कभी? तो वो ब्रह्मपुत्र दरिया है, उसके दक्षिण की तरफ है। तो ब्रह्मपुत्र के साथ साथ सड़क में हम गए, जोरहाट में पहुँचे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, लोग बाहर में वहाँ गए तो बियर पी रहे थे सब। तो हमने सोचा फ़ौजी होंगे। मैंने बोला आप लोग फ़ौजी हैं? बोले नहीं, हम टी गार्डन थे, चाय का जो सिलसिला है कि हम यहाँ क्रिकेट और सब कुछ खेलने आते हैं, पूरे आसाम से अपने अपने जहाज़ लेके आते हैं और हम यहाँ खेलते हैं। तो मैं बोला हमने सुना है यहाँ कोई एयरपोर्ट बन रहा है, एयरफील्ड कुछ बन रही है, क्योंकि मेरा कोई तरीका नहीं पहुँचे, क्योंकि ये जो लड़की जिससे मैं मिलना चाहता हूँ वो 2 दिन और है देहरादून में, अब जा रही है वापस अपने कॉलेज में। मिलना है तो फिर 1 दिन में मिलना पड़ेगा। अब यहाँ हम बैठे हैं, कोई रेल में जाओ तो 2 हफ्ते लगते हैं।
ब्रह्मपुत्र के ऊपर कोई ब्रिज भी नहीं था। दक्षिण की तरफ से अगर पूर्व की तरफ जाएं, नॉर्थ की तरफ, तो पूरा ट्रेन ब्रेक करके एक बाज होता है ना, उसमें लाइन अप होती है, फिर अगले दरिया को क्रॉस करके। ब्रह्मपुत्र दरिया एक ही दरिया है जिसका मर्द का नाम है, बाकी सब दरिया हिंदुस्तान के औरत का नाम, ठीक है। क्योंकि वो जब उसका फ्लड होता है, एक साइड से दूसरे साइड नज़र नहीं आता है, समुंदर लगता है, ठीक है। तो कोई ब्रिज नहीं है उन दिनों में, तो फिर बाज में जाके ट्रेन को तोड़ के उस साइड जाते हैं। मीटर गेज थी, फिर जाओ जलपाईगुड़ी या कहीं, फिर एक और ट्रेन लो कलकत्ता जाओ, फिर वहाँ से हवाई जहाज जाता था दिल्ली। तो हम वहाँ गए तो एक ही पुराना डकोटा जहाज़ था, टूटा फूटा, और वो स्क्वाड्रन लीडर दत्तीगारा नाम के साहब बैठे थे एयरफोर्स का। वो एयरफील्ड बना रहे थे, डोजर चल रहे थे वहाँ। तो ये टी गार्डन वाले मुझे उसके पास गए, दत्ती ये कैप्टन शर्मा आ गए हैं, मैं कैप्टन था, कि ये दिल्ली पहुँचना है, ये लड़की को मुलाकात करना है। उसने मुझे अपने फ्लास से कॉफ़ी पिला दी और थोड़े कह के लड़की को मैंने कैसे, मैंने बोला वो 5 बजे कलकत्ता से जाता है जहाज़ इंडियन एयरलाइंस का, उसके बाद में कोई जहाज़ नहीं अगले दिन तक, वो तो जा रही है एक दिन में के बाद। तो उसने बोला, मैं कोशिश करता लेकिन मेरे जहाज़ देखो ईस्ट पाकिस्तान है, तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से जाना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ जाना पड़ेगा बेंगडूबी सिलीगुड़ी के पास एयरफील्ड है, वहाँ पे डकोटा में फ्यूल डालना पड़ेगा। उसका हमको 2 घंटे लगेंगे, फ्यूल डालने में 1 और घंटा, 3 घंटे लगेंगे। फिर वहाँ से हम कलकत्ता पहुँचेंगे, वो भी 2.5 घंटे का सफ़र है। तो 6-7 घंटे में पहुँचोगे, टाइम तो 2 बज गए, रात के 9 बजे पहुँचेंगे वहाँ, 8:30-9 बजे। जा तो तुम्हारा 5 बजे जा रहा है, तो किस पता है। मैं ठीक है, देखो अगर आप मुझे ले जा सकते मैं कोशिश करता हूँ, चले आगे पता क्या पता आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो जहाज़ में बैठ के कोई सीट भी नहीं थी वो। ठीक 1 घंटे के बाद में 4 बजे दोपहर को, 2 बजे शुरू किए, 4 बजे डमडम एयरपोर्ट कलकत्ता में लैंड कर रहे हैं जनाब। तो पहले जब जहाज़ उतर गया, मैंने देखा डमडम एयरपोर्ट है क्या, तो फिर वो पहले तो कैप्टन साहब निकलते हैं नीचे, फिर हम सब 3-4 सवारी थे, तो हम निकल गया, कुछ सामान था अंदर। तो जब मैं बोला, दत्ती साहब स्क्वाड्रन लीडर था, सर आपने तो बोला था 7-8 घंटे लगेंगे। इसे हाँ 7-8 घंटे लगे हैं। हम पहले जोरहाट गए, फिर वहाँ से जोरहाट से हम गए बेंगडूबी, उधर फ्यूलिंग किया, फिर इधर से आए, 4-5 दिन, 7-8 घंटे तो लगे हैं, क्या बात। मैंने कहा इंडियन एयरलाइंस तो जा रहा है 1 घंटे के बाद में, अभी देखते सीट मिलता कि नहीं। हाँ ठीक है, आके एयरपोर्ट में आओ, और हमारे साथ काफ़ी उनका जगह था वहाँ। इंडियन एयरलाइंस की 2-3 लेडीज़ थी जो बुकिंग करती हैं, कि ये कैप्टन शर्मा है, सबका नाम मालूम था उसका, लगा तो उसको ये जहाज़ जो 5 बजे जा रहा है। बोले सर दत्ती सर सब बुकड है, यही निकाल दो, किसी को डाल दो इसका नाम। तो किसी का नाम निकाल दिया, हमको डाल दिया। फिर कब तक कॉफ़ी किया, मैं बोला आपने कैसे किया, कैसे। मैं ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर से आ गया। मैं बोला ईस्ट पाकिस्तान में 4 सेबर जेट है, वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट, बड़ा फर्स्ट क्लास। तो उनसे कैसे बचे, क्योंकि वो तो एकदम पकड़ेंगे आपको, उनका रेडा पकड़ेगा। उसे हाँ पकड़ लिया, लेकिन मैं बड़ा ऊंचा था, मैं बड़ा तेज़ चल रहा था। वो सेबर जेट उठे हमको मारने के लिए गोली, बट जब तक वो हमारे लेवल पे आए हमने उनका बॉर्डर क्रॉस कर दिया। लेकिन आज ऑफिशियली हम सब बेंगडूबी जाके फ्यूल भर के तब आए हैं वहाँ। फिर वहाँ से एकदम दिल्ली पहुँचे, रात की गाड़ी पहुँचे, अगले दिन सुबह हम देहरादून में। फिर 2 साल लगे उनसे चिट्ठियों पे मिनती करना। चलो अच्छा करते हैं। उन्होंने उनका देहांत हो गया करीब 15 वर्ष पहले। हमारे साथ गए 1910 में बैंकॉक। सब हमारी बहन वहाँ थी, उनकी लड़की जो है यूनाइटेड नेशन का काम कर रही थी, तो वो भी थी उनका हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने बोला उनको बड़ी बहन को मिलना था, उनके साथ ठहरे बैंकॉक में। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। लेकिन अगले दिन वो जाके लंच टाइम पर कहीं रेस्टोरेंट में गए, बोला तो वो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है उनका मच्छी से, मच्छी की जो है।
तो चिकन का ऑर्डर किया, लेकिन उनका तबीयत ख़राब हो गई एकदम, क्योंकि एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया। क्योंकि जो बैंकॉक वाले हैं वो सारे समुद्र के कीड़े मकोड़े जो भी हैं सबका तेल निकाल के खाना पकाते हैं। तो वो चिकन भी उसमें बना हुआ था, तो उनका एलर्जिक रिएक्शन, सांस बंद हो गया, सब कुछ हो गया। वहाँ बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ ले गए, 2 दिन रहे, उनका देहांत हो गया। कुछ नहीं पता कुदरत क्या चीज़ है, किसको क्या पता। तो मैंने तो सोचा था कि हम तो जब लेफ्टिनेंट कर्नल थे, ब्रिगेडियर बनना था, तो हमको ब्रिगेडियर नहीं बनाया, कर्नल, फुल कर्नल बना दिया। तो लड़ाई में भी हम फुल कर्नल बन के कर्नल GS आर्मर्ड डिवीजन का लड़ाई भी देख ली। हमारी भाभी जी जो हैं ऊपर रहती हैं, वो लखनऊ में पोस्टेड थे, उनका हस्बैंड ब्रिगेडियर था तब। हमारे कैसे हो सकता है, तुम सबसे हम ऊंचे रहे हो, शुरू से इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, सब कुछ किया है, तो आपका कैसे पीछे आएगी। मुझे क्या पता किस्मत होगी, किसी ने प्रमोशन के लिए नॉट गेट रख दिया। तो वो उन्होंने बोला कि मेरा एक ज्योतिष है यहाँ लखनऊ में, उसका नाम है टोपा। वो लिखा लिखाई का ज्योतिष करते हैं, न्यूमरोलॉजी लिखते हैं। तो चलो मेरे साथ उनकी कार थी, मुझे बैठा के ले गई वहाँ। उनको बोला कि ये मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं, बड़ा ऑल ऑफ मनुष्य है, इसका प्रमोशन रुक गया है ब्रिगेडियर के लिए, कर्नल बना दिया। बाकी इसके जो शागिर्द हैं वो आगे निकल गए, ब्रिगेडियर बन गए। इनका क्या फ्यूचर है? उन्होंने बोला अपना नाम बताइए। मैं बोला विश्वनाथ शर्मा। ये नहीं, आपको घर में लोग क्या बुलाते हैं? घर में सनी बोलते हैं। अच्छा, फौज में आपको कैसे बोलते हैं? मुझे टिच बोलते हैं, टिच होता है छोटा वाला। ठीक है, वो रख दिया। आपका जन्मदिन बतला दिया, 4 जून 1930। ठीक है, इसे आपके 5 प्रमोशन हो गए। मैंने बोला कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी चीफ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, मेरी रिटायरमेंट कब होगी? 60 बरस की उम्र पे। मैं बोलता आर्मी चीफ 58 उम्र में रिटायर होता है हमारे ज़माने पे, उन दिनों में। तो 60 बरस की उम्र में कैसे हो जाऊँगा? क्योंकि मुझे क्या पता, ये आपकी किस्मत पे लिखा हुआ, चाहे सरकार आपको कोई और काम दे देगी। मैं वो देखो, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो, मैंने तुझे कोई पैसे नहीं दे, इसे मत दो। सिर्फ एक बात है, डायरी न करो अपनी। मैं डायरी न करो। 24 अक्टूबर 1987। 1987 में नहीं, कुछ अगला साल 71 की लड़ाई थी, 72 का ज़माना था। आप वही 1972 में अक्टूबर के ज़माने आप डायरी निकालो, 24 अक्टूबर का। ठीक है, यहाँ लिखो, इस डेट को आपको आपके आर्मी हेडक्वार्टर से चिट्ठी आएगी कि आप अगले रैंक के लिए बनोगे, जब वैकेंसी होती है ब्रिगेडियर का रैंक। देखो, मैंने लिख दिया। इसे अगर ये सच आता है तो आप मंजूर करो कि मैंने आपको ठीक बताया। हाँ ठीक है, ये तो मैं मंजूर करूँगा। तो मैं फिर आपको पेमेंट कैसे करूँगा? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं होऊंगा ब्रिगेडियर बन के, तो आप तो लखनऊ में हैं, पेमेंट कैसे होगा? इसे नहीं, पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके कमांड के नीचे यूनिट्स हैं उन सबको बोल दो मेरी 3 किताबें, इनको खरीद लो, मेरा काम बन जाए। ठीक है, 24 जून को चिट्ठी आ गई कि आप ब्रिगेडियर के लिए थ्रू है। तो मुझे भेज दिया मिज़ोरम ब्रिगेडियर बन के। ठीक है, तो वहाँ तो पूरी ब्रिगेड मेरी मुश्किल, मेरे पास मेरे ख्याल में करीब 15-20 पलटन मेरे नीचे थे। सबको हुक्म सुना दिया कि भाई आप लोग इंटरेस्टेड है तो ये टोपा की किताबें खरीद लो। सब ने खरीदा। उनके पास ग्रांट होता है पढ़ने लिखने के लिए, किताबें खरीदना लोगों को लाइब्रेरी में डालने के लिए, ताकि लोग पढ़े। तो उसका काम बन गया। और जब बाय द टाइम हम आर्मी कमांडर बने तो चीफ का रैंक 1958 में रिटायरमेंट के बावजूद 1960 बना दिया। 60 ईयर्स बना दिया। अब 62 बन गया।
तो किस बात, तो कौन बनाता है कौन नहीं बनाता ये तो कुदरत है, बनाने वाला तो वो है। से बहुत सारे युद्ध भी हुए आपके टेन्योर के दौरान जब तक आप रहे आर्मी में, और उनमें से 65 की और 71 की लड़ाई आपने खुद पार्टिसिपेट किया है उसमें। तो मुझे सिर्फ आपका उसमें किस तरीके का रोल था, क्या हुआ, ये आपकी ज़ुबानी सुनना है। नहीं वो तो ठीक है। देखो जब 65 वॉर में तो मैं मेजर था आर्मी चीफ के स्टाफ पे, तो उन्होंने मुझे आगे भेज दिया लाहौर सेक्टर में। खेमकरन, अमृतसर, ब्यास, तरन तारन, उस इलाके में लड़ाई देखने के लिए। इसका फ़ायदा यह हुआ कि एक पूरा बीना मैं वहाँ लड़ाई के ज़माने में था। डेरा बाबा नानक से लेकर जहाँ पाकिस्तानियों का पुल था, तो उनकी फौजें निकल आई इस साइड में, उधर 3-4 लड़ाई हुई, वो पूरा रिपोर्ट किया। फिर वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तानी का हमला हुआ, उसको हमने देख लिया। फिर उनका मेन हमला हो गया खेमकरन में, नीचे खेमकरन को कब्जा भी कर लिया उन्होंने। हर लड़ाई में हम हाजिर थे। उन दिनों में कोई हेलीकॉप्टर नहीं था फौज के पास, सब गाड़ी में बैठ के जाना पड़ता। इतनी लंबा सफ़र है, 80-90 स्पीड पे चलो किलोमीटर पर आप मिलिट्री गाड़ी में, तो 3-4 घंटे लगते हैं किसी जगह पहुंचने। लेकिन हम गए सब लड़ा। जब रिपोर्ट करता था अपने आर्मी चीफ के दफ्तर में, ताकि उनको एकदम मेरी आंखों का नज़र आ जाए। वो उनका अपना फ़ायदा था। उनकी चाह थी कि मेरे लोग मुझे डायरेक्ट बतलाएं कि क्या हो रहा है ज़मीन पर, क्योंकि बाय द टाइम किसी पलटन का कुछ सवाल होता है तो फिर वो, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, लंबा चौड़ा किस्सा है। वो 2 दिन लगते हैं उसको आर्मी हेडक्वार्टर के ऑपरेशन रूम में पहुंचने के लिए खबर। जी। तो इनको 2 दिन पहले चला था। मैंने बोला मैं चाहता हूँ, वो उनकी आइडिया थी कि मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जो है मुझे बतलाएंगे खबर, तो मुझे पहले ही मालूम होना चाहिए क्या खबर, ताकि मैं उनको टोकूँ कि तुमको मुझे पहले ही मालूम, तो मुझे अभी 2 दिन बाद में बतला रहे हो। तो वो उनकी तरफ से हुआ, ये उनका तरीका था। लेकिन बड़ा दिमागी आदमी था। जैन चौधरी है बंगाली, लेकिन उसने जो प्लान बनाया ऐसा था कि पाकिस्तान का हमला जब हुआ खेमकरन में, हाँ खेमकरन तो उन्होंने पकड़ लिया। फिर हमारी एक 4 सीख की पलटन थी, उन्होंने पाकिस्तान का बुर्की इलाका को भी, उनका बॉर्डर क्रॉस करके, जो वाघा बॉर्डर उत्तर की तरफ है, उसके दक्षिण की तरफ बर्की है पाकिस्तान का, और फिर खेमकरन है और दक्षिण की तरफ। तो सेंट्रल सेक्टर में हमारी पूरी डिवीज़न लगी हुई थी। उन्होंने बुर्की पकड़ ली। सारे जो अमृतसर में जो एम्यूनेशन जा रहा था हमारा, तो फौज के पास गाड़ियाँ काफ़ी नहीं थी, तो ये सिविलियन ठेले जो होते हैं उनको बनाया, लगाया साथ में, तुम काम करो, उनको पैसे दिए। मैं ठीक है, तो पूरा आगे बुर्की में ले गए वो एम्यूनेशन, और वहाँ वापस आके, क्योंकि बुर्की में पाकिस्तान के ये मज समझते हैं आप? नहीं सर, समझाइए। जिससे दूध आता है। अच्छा। बफलो। ओके। भैंस, ठीक है, फीमेल भैंस, सारे बच पकड़ के, अभी ठेला ख़त्म हो गया ना, सारा एम्यूनेशन दे दिया, खाली टेबल इधर तो घूमा, सारे मध को उठा के रखो, 8-10 मठा लेके अमृतसर में जाके बेच डालो। तो अमृतसर का दूध खूब चढ़ा, लस्सी दूध वगैरह जैसे फौजी आती थी वो सब उनको पिलाते थे। पंजाबी लोग का सीमा है वहाँ, उनकी खेतियाँ हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे फ़ौज की मदद हो। खाना भी हमको देना, मज का दूध पिलाना, काढ़ा हुआ दूध पिलाना, लस्सी पिलानी, क्योंकि गर्मियों की ज़मीन में लस्सी चलती है। कोई किस्सा याद है सर आपको जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हों 65 में? 65 में मैं डायरेक्टली खेमकरन में इन्वॉल्व था जी। जैसे मैं खेमकरन के पास पहुंचा तो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने बमबारी लगाई खूब तकड़ी। तो सारे वो जो हमारी गाड़ियां थी जिसमें पेट्रोल और एम्यूनेशन वगैरह वो सब जल रही थी और काला धुआं निकल रहा था। तो हमें 3-4 आदमी देखे खूब दौड़े वहाँ से। हमने जीप रोकी तो
एक आदमी आया, मैं पकड़ो इसको, तो हमने इसको पकड़ लिया। जब एक मनुष्य को डर लगता है, वो हमने सीधा देखा क्या होता है, आंखें ऐसे हो जाती हैं, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वो बस दौड़ता है, किस डायरेक्शन में दौड़ता है उसको पता ही नहीं। तो उसको है खोजी, इसमें उसको पकड़ा, जीप में बिठाया, क्या मतलब, ये सब बचाओ आगे, सब मौत है, सब मर गए। मैं हाँ ठीक है बैठो जीप में। तो हमने बोला आगे चलो। मैं बोला बम तो उस पर गिरेगा जो मरने वाला है, जो मरने वाला नहीं उस पर बम कैसे गिरेगा। तो कुदरत की बात है, और मर भी गई तो क्या बड़ी बात है। तो हम आगे निकले, फिर हम वहाँ पहुँचे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में। ब्रिगेडियर छोगराज साहब साउथ इंडियन था, उसने पाकिस्तानियों का पूरा एक डिवीजन को ख़त्म कर दिया था। किस्मत मैंने बतलाया था आपको, क्योंकि उसका जो छोटे गांव है डिब्बीपुरा, महमूदपुरा, वहाँ पाकिस्तानियों के टैंक आए थे, पूरा कैवलरी टैंकों का करीब 45 टैंक। कमांडिंग ऑफिसर पारसी आदमी था, पाकिस्तानी। जैसे वो गन्ना के खेते से निकले तो हमारा एक स्क्वाड्रन मतलब करीब 14 टैंक, 3rd कैवलरी का, उसका कमांडर मेजर बिलवालकर था। वो फ़ोटो लेने का बड़ा शौकीन था। उसने देखा ये टैंकें आ रही हैं, करीब 400 गज दूर गन्ने की खेती, 8 फुट लंबा गन्ना, वैसे झूम रहा गन्ना ऐसे। उसके साथ में जो गनर था टैंक का, लोडर, गनर सामने बैठता है, लोडर टैंक को लोड करता है ना गन अंदर से। उसको बोला हुआ है फलाना, वो भी सरदार था, उसको उठो, ये बड़ी हवा चल रही है तो भाई इतना देखो गन्ना कैसे उसने बोला साहब ये इतनी हवा कहाँ चलती है, ये तो टैंक आ रहे हैं अंदर से। तो सेंचुरियन टैंक को ऐसे रोको, तो सेंचुरियन टैंक जो हमारे पास था, अंग्रेजी टैंक है, उसको जब रोको और अगर हम उसको मोड़ें तो एकदम ऐसे मुड़ जाता है। उसको कहते हैं न्यूट्रल टर्न, गैर नहीं लगता, हाथ ऐसे करो तो वो एकदम मुड़ जाता है। तो गन सामने, और वो गन बड़ी तकड़ी है उसकी, 105 मिलीमीटर की, 400 गज तो कुछ नहीं, वो 2000 गज तक मारता है बिल्कुल। मतलब 2 फुट बाई 2 फुट के निशाने में सब गोली जाएगी बीच में से। तो टैंके जैसे उन पाकिस्तानी के निकले पूरे रेजिमेंट के, 3 राउंड, 1 2 ठक ठक मारा। पहला राउंड हाई एक्सप्लोसिव जब फटता है ताकि निशाना ठीक हो, फिर वो राउंड जो लोहे की चादर के बीच में से निकलता है वो मारे उड़ता है। वो हमारा टेक्निक है, क्योंकि उसे जब गोला मारते हैं तो मिट्टी बहुत उड़ती है, नज़र नहीं आता। तो हमारा टेक्निक है कि पहले हाई एक्सप्लोसिव मतलब जो फटने वाला है उसको मारो टैंक पर, तो वो फटता है तो पता है कि हमारा लाइन ठीक है। फिर 3 राउंड एक दूसरे के बीच में एकदम डालो, वो राउंड जो लोहे की चादर के बीच में से निकलता है, सारे लोग अंदर मरते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तानियों पर वो पहला हाई एक्सप्लोसिव राउंड किया, उनके जो टर्रेट होता है ना, जिसका जहाँ गन लगता है, उसके साथ में टूल होते हैं, टूल बॉक्सेस। उन्हें टूल बॉक्सेस निकाल के सब एम्यूनेशन डाला था कि हिंदुस्तानी भागेंगे, कायर हैं, एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानियों को मार सकता है, ये उनका कहना था उर्दू में, अल्लाहु अकबर, ये होगा। सब उन्होंने एम्यूनेशन रखा था और पेट्रोल एक्स्ट्रा पीछे रखा था। तो जब हाई एक्सप्लोसिव लगता है तो उनका एम्यूनेशन फटना शुरू हुआ, पीछे उनका जो पेट्रोल बैरल लगे थे वो भी जलना शुरू हो गए। तो वो सब टैंकों से एकदम छोड़ के निकले बाहर, क्योंकि उन दिनों में, आजकल पता नहीं कैसा है, लेकिन उन दिनों में वो कहते थे कि अगर हम जल के मरेंगे तो हिंदू बन जाएंगे। तो वो तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर उनको बाहर निकल के खेतियों में चले गए, वहाँ पर मशीन गन से मारा उनको। तो पूरा रेजिमेंट ख़त्म कर दिया। उनसे कमांडिंग ऑफिसर और करीब 4 ऑफिसर और करीब 30 जवान को फिर खींचों से पकड़ के ले आए। वो सब कैदी बन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पीछे। फिर हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बैठे, मूंछ की चारपाई, क्योंकि हमारे टैंक ख़त्म हो रहे थे। शर्मन टैंक भी थे पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के, वो तो ख़त्म हो रहे थे। पाकिस्तान के टैंक उनसे बेहतर थे। 3 टैंक तो कमांडिंग ऑफिसर के पास होते, वो भी कमांडिंग ऑफिसर ने लगा दिए। तो 3-4 कमांडिंग ऑफिसर बैठे थे। एक तो अरुण वैद्या था 9 डेक्कन हॉर्स का, वो बाद में आर्मी चीफ बना है, उसको महावीर चक्र मिला है, ठीक है ना। एक था सलीम केलेब एक क्रिश्चियन आदमी,
नाम सलीम है क्योंकि मुसलमान था, क्रिश्चियन बन गया, तो सलीम कैलेब उसका नाम। उसको महावीर चक्र एकदम मिल गया क्योंकि वो 3rd कैवलरी का इंचार्ज था। उसने बड़ा अच्छा सिस्टम लगाया था पाकिस्तानियों को मारने के लिए। और उनकी अंग्रेज़ी लिखने में तो मैंने लिखी क्योंकि वो जो कोर हेडक्वार्टर था एक लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर सिंह इंजीनियर्स का, बॉम्बे सैपर्स का, जो हमारे बड़े भाई के सेम यूनिट है, वो कमांड कर रहा था। तो उसके पास जो BGS मेन स्टाफ ऑफिसर है वो प्रकाश गरेवाल उसका नाम, मैं जानता था उनको बड़ी अच्छी तरह से क्योंकि पहले वो एक इन्फेंट्री पलटन कमांड कर रहा था बबीना में, जहाँ मैं पोस्टेड था कैप्टन के लेवल पर हेडक्वार्टर में। तो मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। वो BGS बन गए, उन्हें बड़ा तुम आ जाओ वापस और इनका साइटेशन लिखो। तो अंग्रेज़ी लिखनी पड़ती है अच्छी, वरना कोई देखता ही नहीं। किसी को अवार्ड देना है तो अच्छी तरह से लिखना कि ये बात हुई, इस कारण इसको अवार्ड मिलना चाहिए। फिर अवार्ड आर्मी हेडक्वार्टर और गवर्नमेंट का अप्रूवल के से बनता है, डिफेंस मिनिस्ट्री इम्प्रूव करता है। तो इन तीनों को MVC एकदम मिला लड़ाई के बीच में। तो इसमें सब देखा है। देखो किस्मत कैसी देखी हमने वहाँ पे कि पाकिस्तानी की जो आर्टिलरी है बहुत भयानक आर्टिलरी, मीडियम गन, वो धम 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 उसका हम सुन सकते थे। 8-10 गन ने फायरिंग शुरू की एक जगह से, फिर उनके गोले हमसे करीब 200 गज आगे, हम एक झुंड में थे, तो छोटा सा गांव था, 200 गज आगे गिरते थे, बैंग 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 बैंग। तो फिर अगला राउंड घटता था हमारे 200 गज उस साइड में। तो मैंने ब्रिगेडियर साहब से पूछा कि मैं तो मेजर था, मैंने कहा सर आपने कोई ट्रेंच नहीं बनाया, कि आर्टिलरी फायर में ऐसे है कि ये अगर टारगेट है, वो जानते थे कि हम इस झुंड के अंदर हैं, पेड़ थे वहाँ पे, छोटा सा गांव था, कि हमारा हेडक्वार्टर उधर है, तो हमको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो उसने कहा तुम तो अभी आए हो, ब्रिगेडियर ने, बात ऐसी है कि इनकी बंदूक का कोई भी गोला इधर नहीं गिरेगा। हमने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं, इसने 200 गज उधर मारा, 200 वो आधा करके ये निशाना लगा के सारा गन फायर करेगा, ये यही लगेगा। इसे हाँ वो तो सिखलाई के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन उनका होता नहीं, अगला भी फिर वही गिरेगा। देखो तो हम वहाँ पूरा 2-3 घंटे बैठे रहे, 200 गज उस तरफ और 200 इसका, ये क्या बात। और यहीं आप बैठे रहो, अगर आपने आगे जाना है तो आप तेज़ जाओ, वापस आना है तो बिल्कुल छोटे स्पीड में, क्योंकि जो औरतें सब चली गई गांव से, लेकिन मर्द अभी तक वहाँ खाना पका के हम लोगों को खिलाते थे, बुढ़े लोग, दाढ़ी वाले वगैरह, सफ़ेद सरदार। अगर आप तेज़ चलाओ करके चल जाएँ, क्योंकि अगर फौज निकल रही तो वो भी भागेंगे वहाँ से। तो पाकिस्तानी की तरफ जाओ तो खूब तेज़ चलाओ गाड़ी, वापस आना तो बिल्कुल आहिस्ते। 71 वॉर में आप कर्नल थे सर? फुल कर्नल था। हाँ, तो उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या रोल था आपका? नहीं, हमारा आर्मड डिवीज़न तो बहुत बड़ा है। उन दोनों में हम सिर्फ झगड़ा करते थे लोगों से, सीनियर ऑफिसरों से, क्योंकि ये एक TP रैना साहब कोर कमांडर बांग्लादेश की लड़ाई ख़त्म करके ना, ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई ख़त्म करी, वो इधर आ गए। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे जनरल साहब से कि तुम ये जो आर्मड डिवीज़न तुम्हारी बैठी है यहाँ, तुम इसके कुछ टैंक वहाँ दक्षिण की तरफ लगा दो, कुछ बीच में लगा दो, कुछ इधर का। तो हमारे जनरल साहब ने बोला नहीं करेंगे। कार कमांडर सब तो लेफ्टिनेंट जनरल है, हमारे जनरल मेजर जनरल है, लेकिन मैं आर्मी हेडक्वार्टर सेंट मैनेक्शॉ का रिजर्व हूँ, आपने मेरे डिवीज़न से कुछ करा तो पहले उनसे इजाज़त ला, क्योंकि वो और मैनेक्शॉ दोस्त थे, और जो मैनेक्शॉ कहता था ये उससे डिस्कस करके वही करते थे। तो बीच में जो 3-4 इनसे सीनियर जनरल लगे थे, उनका कोई कहना नहीं मानता था वो हमारे जनरल। तो हमारे जनरल साहब जब चले गए कहीं रिकॉनेसेंस करने के लिए, फिर मुझे बताया कर्नल जी इसको कि मैं उनका स्टाफ ऑफिसर हूँ। देखो हम आगे थे, बठिंडा से आगे हैं, बठिंडा क्या नाम है, मुक्तसर, बलौट, ये जगह थी वहाँ, इंदिरा गांधी कैनाल से आगे हमारी डिवीज़न थी। कोटकपूरा जो पीछे है, यहाँ कोर हेडक्वार्टर था, मुझे कोटकपूरा में बुलाया
तो वो एक ऑफिसर बड़े नक्शे लगे हुए हैं, तो कोर कमांडर साहब खड़े और उसके साथ में उनका लेफ्टिनेंट कर्नल रॉड्रिक्स जो बाद में चीफ बना है, वो आर्टिलरी का अफसर है। तो मेरे से दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जब आपके जनरल साहब को बोला टैंक इधर उधर लगा दे तो कहीं हमारी ही थोड़ी हिफाजत हो जाए, ताकि अगर पाकिस्तानी के टैंक अंदर आ गए उसको रोकने के लिए हमारे पास और कुछ है नहीं, जी। तो आप अपने टैंक के लगाओ। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्यों इनकार किया? मैं बोला क्योंकि हमारा मकसद है पाकिस्तानी पर हमला करना, हमारा मकसद आपकी डिफेंस नहीं करना है। अब अचानक हम आपकी जगह में आ गए हैं, लेकिन हम आपकी जो डिफेंस है वो तो आपका काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है ऑफेंस। हम उसके देश में घुसने के लिए तैयार हैं। तो तुम्हारे कैसे घुसोगे? हमारे हम ऐसे ऐसे घुसेंगे। तो फिर क्या हर जगह से उधर भी टैंक है, इधर भी टैंक, उधर भी टैंक, तो उनको आपको आप कहाँ पे थे सर उस समय? कोटकपूरा। कोटकपूरा, ठीक है। हमारी डिवीजन आगे थे, लेकिन कोटकपूरा में थे। वहाँ एक बड़ा अच्छा वो क्रीम केक मिलता है, उसको कहते हैं पलंग तोड़, ठीक है। भेजते थे लोग उसके खरीद के अपने वाचा झांसी में लेडीज़ के पास। खैर मिठाई है। तो मैं बोला जब हमारा काम दुश्मन के देश पे घुसने का है, अगर हमारा दिमाग डिफेंस में लग गया और हमारे लोग तितर बितर हो गए तो उनको इकट्ठे करने के लिए और वेंस करने के लिए मुश्किल है, नहीं होगा। तो मैं तो सिर्फ करना था। तो मेरे से पूछा क्यों? आपके टैंक हैं, 2-3 घंटे में आप इकट्ठा हो सकते हैं जहाँ भी मर्जी। ऐसे नहीं, ये दिमाग का सवाल है। अगर दिमाग ऑफेंसिव प्लान पे लगा हुआ है तो उसको डिफेंस में लगा दो, उसका दिमाग उल्टा हो जाता है। तो उसने बोला अगर टैंक के इतने घुस के, राजस्थान का डेजर्ट है, रेगिस्तान, और हम नहीं रोक सके तो चलेंगे आगे दिल्ली तक, तो कौन रोकेगा उनको? तो दिल्ली की हिफाजत करने के लिए आप हमको मदद नहीं करेंगे क्या? देखो डिफेंस आपका काम है, हमारा काम नहीं है। चाहे आप कर सके या ना कर सके आपकी बात है, कर सकोगे तो आपकी वाह, वरना आपको निकाल देंगे यहाँ से, खत्म बात। नहीं कर पाए तो इसे तुम आगे जाके क्या करोगे? हमने कहा आगे जाके उनकी पूंछ काट देंगे। क्या मतलब पूंछ का? पूंछ का मतलब है कि जब टैंक आगे हमला करते हैं, उनको जब तक पेट्रोल नहीं मिलेगा और एम्यूनिशन नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे? वो पेट्रोल लेके टैंक पूरा भर के 2 बैरल भी साथ के रख के आप ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 किलोमीटर जाओगे। उसके बाद भी आपको और पेट्रोल चाहिए, वो गाड़ियाँ आएंगी पीछे से आपको देने के लिए। अगर हम उसके घर में पहुँच के पीछे और उसकी सड़कें काट दी, उसका जो कोर हेडक्वार्टर्स है, उनके जो बड़े जनरल बैठे हैं उनको ख़त्म कर दिया, और जो सारी उनकी पेट्रोल की गाड़ियाँ और एम्यूनिशन गाड़ी उनको मार डाला, तो उसके पास ना पेट्रोल लगा ना एम्यूनिशन। फिर आप आराम से चल के इन्फेंट्री उसका ऊपर से हैच खोल के ग्रेनेड डालो, मार दो सबको, उनके पास कुछ नहीं है। फाइनली क्या किया सर? नहीं, उसका कहना ही नहीं मैं ना, जो लड़ाई में ऐसी बात होती है, हम अपना काम करते, तुम अपना काम करो। लेकिन जब तक तुम दुश्मन के ज़मीन पे घुसोगे नहीं तो उसको क्या डर है? उसको तब डर लगता है, वो तो अपनी हिफाजत करने लगता है, बजाय कि आपके ऊपर हमला करना। ये बड़ा लेसन हो गई। जब सरेंडर हुआ था और वो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था सर, शिमला कॉन्फ्रेंस 71 वॉर में, हाँ जी, नहीं वो तो हम सब पूछ रहे हैं कि इंदिरा गांधी और बेनज़ीर भुट्टो, लड़की थी तब 16 बरस की, और उसका फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 3-4 दिन बातचीत की इंदिरा गांधी के साथ। उसके साथ में काफ़ी बड़े उस्ताद थे, उसके फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग और सीनियर ऑफिसर IAS के। बाद में पूछा उनसे कि क्या बात थी। 900 प्रिजनर ऑफ वॉर खरीदे थे हमने, 900,000, ठीक है, पाकिस्तानी फ़ौज जो ईस्ट पाकिस्तान की थी, उन सबको 71 में कब्जा किया था, क्योंकि मेन लड़ाई तो उधर हुई थी। और वो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में थे सब अच्छे अफसर हैं, उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो रही थी। तो उनको फैसला किया कि हम वापस भेजेंगे, वो 8-9 महीने के बाद में भेजे। वो उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने कहा कि कश्मीर का जो सीज़फायर लाइन है,
इसको पक्का बॉर्डर बना दो ताकि कोई झगड़ा नहीं होगा, यानी ना आप में ना हमारे कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पहले ये एक्सेप्ट करो कि ये बॉर्डर बन गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हम ये कर नहीं सकते, अगर हम ऐसा करेंगे, दे दिया आपको जो आप चाहते हैं, तो हम जब वापस जाएंगे हमारे लोग हमको पीट पूट के निकाल देंगे बाहर कि तुमने क्या हिंदुस्तानियों को दे दिया सारा कुछ, तो हम बॉर्डर नहीं बना सकते। तो उसका नाम फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या, इन्होंने वादा दिया कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को उसी तरीके से रखेंगे जैसे बॉर्डर होता है, यानी हम उस पर कोई घुसपैठी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे जी। लेकिन पाकिस्तानियों ने ये साइन किया 1970 वॉर के बाद में, 1971 वॉर के 1972 में साइन किया, लेकिन वो ये साइन करके फिर उसका मानते नहीं, बाद में फिर घुसपैठी करते हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया, कारगिल की लड़ाई हुई बात। सो उन पर हम लोगों का एतबार नहीं, ठीक। एतबार नहीं, क्योंकि वो अपनी जो ज़बानी बात है या जो लिखी बात है और जो साइन की है उसको नहीं मंजूर करते। सर, जब आप आर्मी चीफ बने उस दौरान के कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो आपने लिए या लेने पड़े, आपको याद है? देखो, जब मैं आर्मी चीफ था, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, मेरे पास काफ़ी कष्ट था। सबसे पहले हमारे सियाचिन ग्लेशियर में बहुत लड़ाई हो रही थी, बेलाफोंडला और सेरा पास। बेलाफोंडला करीब 18,000 फुट पे, नहीं 17,400 फुट पे पास है, जो पाकिस्तान की तरफ से सियाचिन ग्लेशियर पे आता है, और सियारा पास करीब 21,000 फुट, रहना मुश्किल है, सांस नहीं आता, तो उसका डिफेंस कर रहे थे। तो उस पर पाकिस्तानियों की तरफ से और हमारी तरफ से राजीव गांधी ने कुछ डिप्लोमेट्स वगैरह भेजे कि सलाह कर लो, बॉर्डर बना दो यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो जम्मू के थोड़ा आगे निकल के ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में कश्मीर का इलाका में बॉर्डर बनाओ ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए। तो वो सलाह नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला कि हम, मेरे पास 2-3 बातें थे, एक तो ये था, दूसरा हमने बोला हम एक फ़ौजी डेलीगेशन भेजते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से फिर फ़ौजी डेलीगेशन आएगा, देखो अगर हम 2 फ़ौजी जो फैसला कुछ कर लें, फिर आप और पॉलिटिक्स कर सकते हैं जो भी है। इसे ठीक है। तो फिर हमने 4-5 अफसर भेजे वहाँ, कि उन ज़माने में जो पाकिस्तान का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जो क्योंकि उनका आर्मी चीफ तो बन जाता है प्रेसिडेंट, तो जो वाइस चीफ है वो फ़ौज चला रहा है, वो मेरा शागिर्द मेरे स्कूल का RIMC देहरादून का, मेरे से जूनियर था 2-3 साल, लेकिन मैं जानता था उसको और वो मुझे जानता है। तो उसको हमने रेंज किया कि भाई हम डेलीगेशन भेज रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हाँ ठीक है साहब आप भेजिए। तो मैंने साथ में एक ऑपरेशन डायरेक्टर का बॉस भेजा, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके नीचे एक मेजर जनरल था, वो भी RIMC का है, जनरल गुलाटी, उसको भी भेजा। मैं बोला जब तुम वाइस चीफ के दफ्तर में जाओगे और वो आपसे हाथ मिलाता है, पूछता है नाम, बोलता ना मैं RIMC का हूँ। तो आधा घंटा था वाइस चीफ के साथ, तो उसने सबसे हाथ मिलाया, जब इसका हाथ मिलाया तो मेरा साहब मैं RIMC का हूँ, ऐसा है ना, तो मैं भी RIMC का, तो सब RIMC की बात हो गई। हमने तुम्हारा सेक्शन बीट किया फुटबॉल में, नहीं हमने बॉक्सिंग में आपको मारा, ये हो गया वो हो गया। उसके साथ आधा घंटा तो वही गुजर गया। फिर उनके पाकिस्तान के साइड में उनका जो मिलिट्री ऑपरेशंस का इंचार्ज है, डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस, वो था, उसका नाम अभी याद आएगा, वो बाद में पाकिस्तान आर्मी चीफ भी बना, वो था वहाँ। उसको बोलो कि सब दोस्त हैं, सलाह करो जो करें। इससे फिर उनके साथ डिस्कशन हुआ, तो बोला ठीक है हम सलाह कर देंगे, बॉर्डर बना देंगे जैसे आप चाहते हैं। लेकिन हमारे एक कष्ट है कि अगर हमने आपको ये दे दिया तो आप हमको क्या देंगे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में वापस जाएं कि हमने हिंदुस्तान का मंजूर कर लिया, ये बॉर्डर इस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर का बन जाएगा। सेल्टोरो रिज लाइन है, सब सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण की तरफ एक बड़ा हिल है, हाइट्स में, बॉर्डर यहाँ आना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप हमको क्या देंगे, क्योंकि जब तक हम लेन देन नहीं करें तो हमारा तो लोग यहाँ मानेंगे नहीं, हमारे पॉपुलेशन में नहीं मारेंगे। तो फिर ठीक है, 1-2 महीने के बाद उनका डेलीगेशन हमारे पास आया, तो उधर पाकिस्तान का भी जो एम्बेसडर साहब थे यहाँ, मोहम्मद नाइक नाम का,
वो मेरा बड़ा दोस्त था और बड़ा अच्छा आदमी था वो हमारे घर में आके शराब भी पीता था। उसकी कोई बीवी नहीं थी, बैचलर था। मैंने उसको भी बुलाया क्योंकि वो भी चाहता था कि कुछ सलाह होनी चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, ये लड़ाई झगड़ा चलता नहीं रहना चाहिए। तो फिर उनका डेलीगेशन आया तो ये बात सलाह हो कि ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर जैसे आप चाहते हैं सीमा, हम सीमा बनाते हैं और हम आपको बताते हैं कि हम इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आप हमको क्या देंगे। तो अभी सियाचिन ग्लेशियर के नीचे अगर आओ, जहाँ शोक दरिया है, ये ज्योग्राफी का आप मालूम नहीं है, करीब 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो हमारी फौजें वहीं तक थी। ले जो है कैपिटल लद्दाख का, उससे ज़रा आगे खरदुंगला पास है 18,000 का, वहाँ तक थी। तो पाकिस्तानी बोले तुम वहाँ चले जाओ वापस, अगर तुम वहाँ चले गए हम यहाँ से निकल आएंगे और बॉर्डर हम कर लें। पर हमारे लोगों ने बोला कि देखो तुम्हारी जो ज़मीन है, खपालू नाम है उनके एक शहर का, जो इंडस दरिया है वो हमारी तरफ से निकलता है पाकिस्तानी की तरफ, उधर इनका एक खपालू शहर है, उधर से इनको सियाचिन ग्लेशियर में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अगर हम कपालू चलेंगे तो हमको 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे पहुंचने के लिए वहाँ। तो हमने बोला कि अगर आपने बॉर्डर को तोड़ना शुरू कर दिया तो हमारे आते यहाँ टाइम इतना लगेगा, तो आप तो पकड़ लेंगे ये पासेस को। एक दफ़ा जिसने पास को पकड़ लिया वो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो सलाह नहीं बनी, कोशिश तो की। दूसरा, हमारे टाइम में वो श्रीलंका का IPKF का सिलसिला था, मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है वो, क्योंकि हमारे जो मेरे पहले सुंदर जी साहब थे वो राजीव गांधी को मिल के यहाँ हमला किया। लेकिन अब सवाल हुआ कि इतने 2 साल हो गए, ठीक है हमने कुछ कब्ज़ा किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फ़ौज को यहाँ से निकालना चाहिए। और बाकी लोग हंसी बकौल करते थे, हमारे पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तान मुझे बहुत दफ़ा बोलते थे तुम तो फंस गए वहाँ जैसे अमेरिका फंसा था वियतनाम में। तो हम लोग नहीं, हम निकालेंगे यहाँ से। तो ये निकालने का तरीका आसान नहीं है, क्योंकि अंदर जाना आसान है, पर जैसे आपकी नफरी कम होती जाती है तो फिर वो जो टेररिस्ट वगैरह हैं और श्रीलंका के लोग वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। खैर हमने उसका प्रबंध किया और हमने वापस आने का तरीका बताया, उसमें लगे रहे। जब उसमें लगे रहे तो हम वहाँ वापस से, हमें 5-6 डिवीज़न वहाँ से आ रही थी, तो पाकिस्तानी ने एक एक्सरसाइज की, तो सारे हमारे बॉर्डर पे कंसंट्रेशन हो गया उनका, 2 आर्मर्ड डिवीजन का। उस टाइम फिर सवाल हुआ कि फिर फ़ौज को जल्दी वहाँ से, क्योंकि उन जानते कि आधी हिंदुस्तान फ़ौज वहाँ चले गई है तो इनकी कमज़ोरी है, उनको वापस ला के ट्रेन दोबारा किया पंजाब का फाइटिंग के लिए। तो 2 चीज़ अलग है, वो जंगल है, जंगल वॉरफेयर है, ये प्लेन्स वॉरफेयर है, अलग चीज़ है। और यहाँ एक डिच का बंड बना है, कोई आड़ बने हुए हैं जिसको उस तरीके से किस तरीके से उसको रखना पड़ता है। तो हम फ़ौज को ले आए, उनका ट्रेनिंग करके तैयार हो गए उनकी। तो लड़ाई होने वाली थी 1990 में। फिर दोनों अमेरिकन एम्बेसडर थे, हमारा तरफ से उनके तरफ, उनको उन्होंने रिपोर्ट की पाकिस्तान के मैसे मोड़ के हिंदुस्तानी फ़ौज यहाँ इकट्ठी हो गई तो पाकिस्तान आर्मी कहता है कि लड़ाई होगी। अनवर ये बकवास है, हमारी फ़ौजें नहीं हैं वहाँ। हमारे यहाँ जॉन क्लार्क नाम का अमेरिकन एम्बेसडर था जी, उसने हमसे आके मिला कि देखो साहब ऐसी बात। तो हमने बोला हमने कोई आर्मर्ड डिवीज़न नहीं लगाई वहाँ। मैं बोला अगर आप चाहो तो झांसी में आर्मर्ड डिवीज़न है, अम्बाला में है, आप खुद जाके देख लो, हमारे सारे टैंक है वहाँ पर। भेज दिया उनको वहाँ पे। तो मतलब डिप्लोमेसी में, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा लड़ाई हम नहीं लड़ना चाहते, तो अगर हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते तो फिर शांति करनी है, तो शांति करने तो अमेरिकन को समझा दिया कि ये पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ये खुद कंसंट्रेशन है, ये हमला करेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर ये हमला कर भी गए तो फिर आपने क्यों अपने टैंक के आगे क्यों नहीं ले गए। मैंने मेरे पास बहुत टैंक है, पाकिस्तानी जो घुसपैठी होगा वो वापस कभी नहीं जाएगा, हमको उसको यहीं ख़त्म करके छोड़ेंगे, एक आदमी भी बंदा नहीं जाएगा बाहर। जी, हमारी नफरी बढ़ गई है टैंक रेजिमेंट्स वगैरह हर डिवीजन के साथ, तो कॉन्फिडेंस। और एक और बात थी, वो था
फौज को बहुत चेंजेस कर दी थी मेरे प्रेडिसेसर ने। ये करना है वो करना है, नई किस्म के डिवीज़न बना दिए। उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। हमने बोला इसकी ट्रेनिंग करनी है, अदली बदली कर दिया। लोगों को समझ नहीं आ रही कि लड़ाई कैसे लड़े। तीसरी बात थी कि सोवियत यूनियन जो था, उन्होंने कुछ डिवीज़न अपने मंगोलिया से निकाल दिया। मंगोलिया समझते कहाँ? जी, तिब्बत के ऊपर, हाँ, उत्तर की तरफ। तो तिब्बत के उत्तर ये जो डिवीज़न 3 थे सोवियत के निकाल दिए। तो 3-4 चाइनीज़ डिवीज़न हमारे आगे सामने हैं तिब्बत में, हमारे सामने। तो हम जब रूस गए तो हमने उनके डिफेंस मिनिस्टर, मेरा दोस्त था, मैंने उनसे झगड़ा किया कुछ कि देखो तुम ये निकाल दिया, हमसे बतलाया ही नहीं। अब ये सारे चाइनीज़ डिवीज़न हमारे सामने आ गया, हमारा मुश्किल हो गया। हमको पहले ही बतला दे कि आप निकाल रहे हैं। तो रूस ने मुझे बतलाया कि हमारे पैसे ख़त्म हो गए, हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम अमेरिकन से पैसा मांगने को तैयार हो गए, हम ईस्ट जर्मनी को, और सर ये बहुत लंबा हिस्सा है। हम पहला आदमी हैं जिसने अपने सरकार को बतलाया कि रूस ख़त्म हो रहा है और ये सारे जो उनके क्या कहते हैं वार्सो पैक्ट कंट्रीज़, वार्सो पैक्ट है, ये सारे जैसे पोलैंड है, हंगरी, रोमानिया, ये सब देश जो, और ईस्ट जर्मनी, ये जो देश सोवियत यूनियन के सीमा के पार हैं यूरोप के, वो सब सोवियत यूनियन के साथ में रहे। और हम इन सबको आज़ादी दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया, उन्हें मंजूर नहीं करते, हमारे एम्बेसडर नहीं मंजूर करते थे। मैं बात तुझे पता नहीं कुछ, ये मैंने बात की है डिफेंस मिनिस्टर साहब से, यादव से। उन दिनों में गोर्बाचोव का प्रेसिडेंट था। गोर्बाचोव ने अपना देश बेच दिया अमेरिकन को, ये भी हमने बतलाया है, ठीक है। फिर 3-4 महीने के बाद मैं अमेरिका गया। वो उनका चीफ मेरा बड़ा दोस्त था, क्योंकि हमने उसको हिंदुस्तान में बुलाया था और फिर उसने हमको अमेरिका में बुलाया। मैं उसको बताया कि ये सोवियत यूनियन ख़त्म हो रहा है। उन्होंने फिर हम जीत गए। मैं तुम नहीं जीते, क्योंकि अगर तुम्हारे पास दुश्मन नहीं है तो फिर तुम्हारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंबाइन जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंबाइन जो है कि सारा जो इनका सिलिकॉन वैली में दिमाग लगता है, हज़ारों करोड़ डॉलर लगते हैं, जो नई चीज़ें बना रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा ठीक है, मैं सरकार से और अपने पुराने चीफ से डिस्कशन करता हूँ। तो अब वो टेररिज्म के पीछे लगे हैं, क्योंकि जब तक उनका कोई दुश्मन ना हो तो इनका इतना बड़ा, उनका जो डिफेंस बजट है वो करोड़ों डॉलर्स का है। 30 बिलियन डॉलर्स डिफेंस बजट, उसका आधा बजट तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। सिलिकॉन वैली के सारे पैसे यहाँ से डिफेंस मिनिस्ट्री से जाते हैं, ठीक है। वो सब खत्म हो जाएगा अगर कोई दुश्मन नहीं है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास दुश्मन होना चाहिए। अभी दुश्मन बनाता जा रहा है, अभी ट्रंप भी वही कर रहा है। वो उनका कहना है, वरना उनका ये सब खत्म हो जाएगा। सरकार उनको बजट नहीं देगी अगर दुश्मन नहीं है, ये बात है। सर, अगर मैं आपसे ये ना पूछूं तो कहानी बहुत अधूरी होगी। 1947 में ही जो पहला वॉर पाकिस्तान के साथ हुआ था इंडिया का, उसमें आपके भाई शहीद हुए, लेकिन उनको पहला परमवीर चक्र मिला, देश का इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला परमवीर चक्र मिला। उनकी कहानी थोड़ा बताएंगे हमें सर? देखो, वो उनका हाथ टूटा हुआ था, क्योंकि किसी गेंद में वो गिर गए थे, तो ये प्लास्टर था। मेरे पिताजी आ गए थे पाकिस्तान से और रांची में मेजर जनरल बन के लगे थे मेडिकल। वहाँ आर्मी कमांडर ठाकुर नथु सिंह था, बड़ा आला अफसर। तो सोम, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस हो रहा था, मुस्लिम हिंदू का लड़ाई झगड़ा हो रहा था हरियाणा में, दिल्ली में, पाकिस्तान में, सब जगह, पाकिस्तान होने से पहले। तो उनका कंट्रोल करके उनकी पलटन लगी थी।
फिर जब कश्मीर की लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि घुसपति चले गए वहाँ पे, तो इन्होंने पहला सिख रेजिमेंट गया वहाँ पे, फिर अगला कमाउंड रेजिमेंट के हैं, इनका यूनिट जाना था, 4 कमाउंड। तो ये बर्मा से आए थे और ये भी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे थे। तो सोम ने बोला मैं जाऊंगा। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि तेरा हाथ टूटा हुआ है तो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने, मैं हाथ टूटा हुआ है ना हो, ये देश की सेवा की सवाल है। पहले तो मैं अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अब मैं लड़ाई अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। मेजर सोमनाथ शर्मा। हाँ, तो मैं जाऊँगा। तो पहला कंपनी कमांड रेजिमेंट का जो पहले सिखों की पलटन चली गई, लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत सिंह राय उनका कमांडिंग ऑफिसर, तो महावीर चक्रा मिल है, बारामूला तक पहुँच के, जहाँ घुसपति आए हुए थे, लूट रहे थे, रेप कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सारे पेड़ उनके काट रहे थे, कश्मीर के फल और उनके फ्रूट वगैरह सब कुछ, उनकी जो आमदनी है ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको गुस्सा क्या है, हमारे अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कुछ नहीं है, हरियाली नहीं है, सिर्फ मुश्किल से जहाँ थोड़ा सा पानी निकलता है, जैसे काबुल का दरिया है, उधर ये ड्राई फ्रूट मिलता है, अनाज नहीं होता, खाने पीने का सवाल मुश्किल है। और ये हिंदुस्तान में गंगा बहती है, झीलम बहती है, इंडस बहती है, हरियाली है। उनका नज़र हर दफ़ा यहाँ लगाए पहाड़ों से कि ये जगह हम कब्जा करें, शुरू से। तो ठीक है, ये बात थी। तो सोमनाथ शर्मा के ये बात थी कि जब घुसपति आए गुलबर्ग की तरफ से, श्रीनगर का एयरपोर्ट पकड़ने, क्योंकि सारी हिंदुस्तानी फ़ौज वहाँ लैंड कर रही थी, क्योंकि उन दिनों में सड़क पठानकोट से कश्मीर जाना बड़ा मुश्किल था, रावलपिंडी से कश्मीर जाना आसान था, ठीक है, उनकी सड़कें बनी थी, लेकिन पठानकोट से जाना मुश्किल था। तो उन्होंने ये बदगाम गांव में करीब 3 मील दूर एयरपोर्ट से करीब 700-800 टेररिस्ट, जो पाकिस्तानी ऑफिसर कमांड कर रहे थे, उनको सिविल ड्रेस पहन के, पाकिस्तान जैश, और उनके पास बड़े मोटर वगैरह थे, हमारे पास नहीं थे। तो उनको देखा, फिर अपना हमला करने की हमारा थोड़ा डिफेंसिव पोजीशन बनाया वो, और 6 घंटे तक रहते रहे। जब उनके सारे एमिनेशन ख़त्म हो गए, सारे लोग भर गए, तो 8-10 लोग निकले वहाँ से। और सोमनाथ तो 2 घंटे के बाद में देहांत हो गया उनको, कि शेल गिरा उनके जहाँ वो एमिनेशन लोड कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा इनकरेज किया था अपने लोगों को, खुद अपना दिखा के भागना दौड़ना, गोलियाँ चल रही हैं फिर भी उनको मशीन गन भरना, सब कुछ करना, ये काम किया। मतलब उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। हम ये नहीं कहते, उसके जो ब्रिगेड कमांडर आए श्रीनगर एयरपोर्ट पर, बोला सोम वापस आ जाओ, बेहतर है कि तुम लोग आके बच जाओ, ताकि मैं और फ़ौजें निकलती जा रही हैं तो हम फिर हमला करेंगे पाकिस्तानियों पे। सोम ने बोला अगर मैं निकल गया यहाँ तो तुम्हारा एयरपोर्ट पकड़ा जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद एक मशीन गन भी अगर पाकिस्तानियों के पास उसके सीमे में लगा दे तो कोई जहाज़ नहीं उतर सकता। एक जहाज़ को ख़त्म करो तो कोई और जहाज़ नहीं आएगा। और हर 10 मिनट 15 मिनट हमारा डकोटा एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था ट्रुप्स के साथ। तो घुसपति का मुद्दा था कि ये हम बंद कर दें एयरपोर्ट, लेकिन सोम ने उसको रोक दिया कि 600-700 आदमी ने हमला किया, उनमें से आधे तो मार डाले उसने, उनके सब शरीर पड़े हुए थे उसके सामने, ठीक है। तो उनकी हिम्मत नहीं रही आगे चलने की। तो उसको परमवीर चक्र जो मिला है क्योंकि उसने कश्मीर को बचाया और जान कुर्बान कर दी। आपने 4 जनरेशन्स तो देखी हैं सर, 4 जनरेशन्स तो देखी हैं। तो ये जो अभी की जनरेशन है, आखिर में आप इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कि अनुशासन रखो और कर्तव्य पूरा करो। मैं 2 बातें, जो मर्जी करो, 5-10 मिनट देश की सेवा में लगाओ, 24 घंटे में 10 मिनट का। कैसे? या अपना फौज में जाओ या पुलिस में जाओ, या कोई काम करो देश का, या कोई भी डिपार्टमेंट, या आपने पैसे बनाए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, आप इनकम आ रही है, अपनी इनकम से इनकम टैक्स तो दो पूरा, छपाओ मत, दो जो देश को देना है। मैं ये कैसे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर धन दौलत बना रही है देश की, उसका जो इनकम टैक्स मिलती है उसी से तो फौजें खड़ी होती। हम लोग जो हैं फौजी, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स है, हमारा सिर्फ खर्चा है, हमारा कोई आमदनी नहीं।
आमदनी ये कि हम हिफाजत रखते हैं। हिफाजत इस देश को इस कारण चाहिए ताकि आप लोग अपना काम कर सकें, जर्नलिस्ट अपना काम करें, न्यूज़पेपर अपना काम करें, डॉक्टर लोग अपना काम करें, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो पैसे बनाते हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अपना काम करें। और वो रॉकेट बना रहे हैं, चंद्रमान के पास में, चांद के पास जाने या नमाज जाना, करो, तो साइंस लगाओ, सब कुछ करो। वो सिर्फ तब होगा अगर दुश्मन आपके देश में ना पहुँचे। तो हमारा तो फौज का काम वो है, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे जवान बहुत मुश्किल जगह में खड़े रहते हैं दिन रात, जहाँ इतनी ठंड है कि गर्म रहना मुश्किल है, और जहाँ सांस भी नहीं आता, लेकिन मगर क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। तो बाकी देश के लिए सेवा यही है कि आप अपना पूरी दिलचस्पी से काम करो, जो सरकार के टैक्सेस हैं सब कुछ दो, ये आपका कंट्रीब्यूशन देश के लिए। क्योंकि दूसरी बात है कि मैंने सब दिनों में दुनिया में देशों को बतलाया है कि जब तक नफरी जो देश की है वो फ़ौजों को पसंद नहीं करती, जब तक उनसे प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो लड़ाई नहीं लड़ सकती। मैं मिसाल आपको अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह की देता हूँ, जब वहाँ भी हम गए आए हैं, उनके खुद की फ़ौज सिविलियंस को मार रही है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डिक्टेटर है, वो अपना काम चलाना मांगता है, और वो नफ़रत करते हैं अपने फ़ौजों के साथ। मैंने उनसे बोला, अगर तुम अपने फ़ौजों का नफ़रत करते तो फ़ौज कामयाब नहीं। कैसे कर? क्योंकि सारे फ़ौज के लोग देश से ही आते हैं, लोगों से ही आते हैं, फैमिली से आते हैं। एक तो नौकरी है, जब नौकरी कहीं नहीं मिलती तो फ़ौज में चले जाते, लेकिन फिर भी हमारे ट्रेनिंग के बाद बड़े आला बन जाते हैं, बड़े देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनका बदन बड़ा तकड़ा हो जाता है, शरीर तकड़ा हो जाता है, और उनका मन कहता है कि जो मैं फ़र्ज़ करूँगा मैं करूँगा, चाहे मौत हो चाहे ना हो, चाहे इंजरी हो। मौत तो ठीक है, सबसे आसान है, मर जाओ चुपचाप चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे मुश्किल है जब टांगें और सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं और आपको चले जाते हैं घर में, आपकी बीवी आपको ध्यान नहीं रख सकती। सब देशवासियों के लिए नहीं बाबा, उनके लिए कुछ नहीं होता, उनके लिए काफ़ी प्राइवेट लोग कर रहे हैं काम। पैराफ्रेक यहाँ केशव होम्स है, जिसका भी मैं मैनेजमेंट बोर्ड में हूँ, 100 आदमी हैं जो व्हील चेयर पर बैठे हैं। किसी का दिमाग ठंडा हो गया, किसी के पैरे नहीं है, किसी ये नहीं है, कि वो नहीं, ठीक है, जो भी है, इनका कम से कम प्रेम मोहब्बत से चलाओ, जितनी देर तक उनकी ज़िंदगी है। उनके घर में उनकी बीवी भी नहीं देख सकती उनको। ये अगर हमारी किस्मत पे होगा तो होगा, उसको सहना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हमारे साथ आपने बातचीत की, हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। तो सर का लास्ट मैसेज है, सबसे पहले तो देश की सेना से देशवासियों को प्यार होना चाहिए, जो कि आई एम श्योर हमारे देशवासियों को देश की सेना से है। लेकिन जनरल वीएन शर्मा से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी उनकी बात सुन के अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी कई जनरेशन्स जो हैं उन्होंने देश की सेवा में न सिर्फ देश की सेवा की है, बल्कि देश के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग भी किया है।